वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस के बारे में क्या क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है वायरस, और क्या जानेंगे, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जानेंगे, और वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम वायरस के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि सीयू सेट है या आईआईटी जैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या बात करेंगे, वायरस के शेप के बारे में भी बात करेंगे, और शेप एंड सिमेट्री, क्लासिफिकेशन देखेंगे वायरस की, और क्या देखेंगे, वायरस के जीनोम के बारे में बात करेंगे कि वायरस में जो जीनोम होता है वो किस तरीके का प्रेजेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसा प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड यानी कि आज की इस टॉपिक से रिलेटेड के नोट्स चाहिए तो आपको उसकी पीडीएफ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हम वायरस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, वायरसेस आर द नॉन सेल्यूलर infective agent which carry nucleic acid inside a protein coat। तो क्या है वायरस? वायरस इज अ टाइप ऑफ नॉन सेल्यूलर इन्फेक्टिव एजेंट विच कैरी न्यूक्लिक एसिड इनसाइड ए प्रोटीन कोट। तो ये होता है वायरस, यानी कि वायरस कोई सेल नहीं है, सेल की फॉर्म नहीं है, यानी कि ना हम इसको यूनिसेल्युलर कह सकते ना ही हम इसको मल्टीसेल्युलर कह सकते। तो नॉन सेल्युलर है, इन्फेक्टिव एजेंट है। इन्फेक्टिव क्यों बोला कि अगर ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, यानी कि अगर अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट हो जाता है कुछ स्पेसिफिक तरह की डिसीज से। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के वायरस से किस तरह की डिसीज होती है। और ये कैरी करता है न्यूक्लिक एसिड इनसाइड ए प्रोटीन कोट, यानी कि एक प्रोटीन कोट होती है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है, आरएनए की भी फॉर्म में हो सकता है। या तो डीएनए प्रेजेंट होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये है सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट वायरस। अब दूसरा पॉइंट क्या है वायरस के बारे में, कि जो वायरस होता है वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल ओनली इन होस्ट सेल, यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा या रेप्लिकेशन होगा वायरस का वो सिर्फ किसी होस्ट सेल के अंदर ही हो सकता है। अब ये जो होस्ट सेल है ये कोई भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है यानी कि एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है यानी कि प्लांट सेल भी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। तो होस्ट सेल के अंदर जब वायरस जाता है अपना न्यूक्लिक एसिड या कहीं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है होस्ट सेल के अंदर, तभी इसका रेप्लिकेशन होता है। इसी पॉइंट से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, यानी कि आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, इज ए वायरस सेल, क्या वायरस एक सेल है? तो वायरस एज ए लिविंग और एज ए नॉन लिविंग दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। अब कैसे? हमने बोला कि जो वायरस होता है वो सिर्फ अपनी मैकेनिज्म यानी कि रेप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर ही कर सकता है। तो जब वायरस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है यानी कि ट्रांसमिट हो जाता है तो वो एज ए लिविंग कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन जब वायरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा यानी कि किसी भी होस्ट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो एज ए नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है।
अब वायरस एक सेल है या नहीं, तो जैसे कि पहले ही पॉइंट में इसकी डेफिनेशन में ही क्लियर हो गया है कि इट इज ए नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो क्यों? ये अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, होस्ट सेल की जरूरत है। दूसरा, सेल से बहुत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम आसानी से लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते वायरस को। ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि वायरस हमारे लिविंग है या नॉन लिविंग है, और क्या वायरस सेल है या फिर नॉन सेल्यूलर है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? वायरस इज स्मॉलर देन सेल। तो तीसरा पॉइंट क्या बनता है? वायरसेस आर द स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से भी छोटे होते हैं। कि जो वायरस की साइज की रेंज होती है वो लगभग 0.02 टू 0.3 म्यूएम तक होती है सिर्फ। जैसे कि इसका एग्जांपल है जो लार्जेस्ट वायरस है, लार्जेस्ट वायरस का क्या नाम है? स्मॉल पॉक्स वायरस। तो इसकी कितनी रेंज है? अप्रॉक्स 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है? 200 नैनोमीटर। तो लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? स्मॉल पॉक्स वायरस। और जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसका नाम है पोलियो वायरस। क्या नाम है? पोलियो वायरस। इसका डायमीटर कितना है? अप्रॉक्स 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इतने छोटे होते हैं वायरस, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से तो क्या लाइट माइक्रोस्कोप से भी इजीली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस का कि जो वायरस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वायरस हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, नहीं। जो इंडिविजुअल वायरस होते हैं वो स्पेसिफिक होस्ट सेल के लिए ही बने हुए होते हैं। जैसे कि अब जो एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस कौन से होते हैं? एनिमल वायरस से जैसे पोलियो वायरस है और HIV वायरस है, तो ये सिर्फ एनिमल सेल को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट सेल को या बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्लांट वायरस है, एग्जांपल TMV वायरस, तो ये सिर्फ प्लांट सेल को ही इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं ईच वायरस हैज लिमिटेड होस्ट रेंज। अब हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर, कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में। व्हाट इज कोर? तो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो DNA हो या RNA हो, हम उसको बोलते हैं कोर। और ये कुछ इस तरीके का होता है। तो क्या है कोर? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। अब दूसरा हम बात करते हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन की कोटिंग होती है कोर के चारों तरफ। जो हमारा कोर होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है? कैप्सिड। तो कैप्सिड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए प्रोटीन कोट विच प्रोटेक्ट किसको? कोर को। तो विच प्रोटेक्ट कोर। अब ये जो कैप्सिड होता है ये किस तरह की प्रोटीन से बना हुआ होता है? कैप्सोमर। यानी कि जो कैप्सिड है वो कौन सी प्रोटीन से बना हुआ है? कैप्सोमर। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया, मेड अप ऑफ कैप्सोमर। तो कैप्सोमर क्या है? एक प्रोटीन है। हमने यही तो बोला प्रोटीन कोट की, तो वो प्रोटीन कौन सी होती है? कैप्सोमर। तो कैप्सोमर किसकी यूनिट है? कैप्सिड की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैप्सिड होता है वो कैप्सोमर से इस तरीके से बना हुआ होता है। अब उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। अगर हम इस नाम को ब्रेक डाउन करें तो न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? कोर। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA ही तो होते हैं, और कैप्सिड यानी कि जो इसकी आउटर लेयर होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक कैप्सिड बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। अब है
एनवलप। एनवलप क्या है? तो जो कैप्सिड को चारों तरफ से कवर करता है इसको हम बोलते हैं एनवलप। क्या है ये? एनवलप। एनवलप जो होता है ये किसका बना हुआ होता है? लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं आउटर लेयर, तो क्या है? एनवलप। अब ये जो एनवलप होता है हर तरह की सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ज्यादातर ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनवलप वायरस को हम दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? जो एनवलप कैरी करते हैं जिनको हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरस, और जो एनवलप कैरी नहीं करते, यानी कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें एनवलप प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें हम बोलते हैं नेक्ड वायरस। तो दोनों में फर्क है। एनवलप वायरस जिसमें एनवलप प्रेजेंट होता है यानी कि लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इज नोन एज एनवलप वायरस। एंड दोज वायरस विच कैन नॉट कंटेन एनवलप यानी कि लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उन्हें हम बोलते हैं नेक्ड वायरस। जो एनवलप्ड वायरस होते हैं इनमें ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन तो क्या करती है? ग्लाइकोप्रोटीन एज ए रिसेप्टर वर्क करती है, एज ए रिसेप्टर। तो ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप्ड वायरस में होती है जो कि एज ए रिसेप्टर वर्क करती है, जिसकी वजह से जो वायरस होता है वो अपने होस्ट सेल के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। और जो एनवलप्ड वायरस होते हैं इसमें स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनको हम पैप्लोमर भी बोलते हैं। तो इन्हीं कुछ पॉइंट से एक क्वेश्चन है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है ईयर 2016 MSc माइक्रोबायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो क्या है क्वेश्चन? फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि ये कुछ चार ऑप्शन है वायरस के बारे में, चार पॉइंट्स है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो पहला है वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स, ये हमने देख लिया होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा है वायरसेस आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि वायरस की खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। कहने का मतलब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो होस्ट सेल के एंजाइम पे डिपेंड करते हैं, होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, मोस्टली सभी सेल। तो ये भी करेक्ट है। अगला है वायरल न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट सेल मेटाबॉलिज्म टू सिंथेसाइज वायरल कंपोनेंट्स, यानी कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सेल की मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपना सिंथेसाइज करता है वायरल कंपोनेंट को, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि वायरल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिजाइड ओनली इन डीएनए, सॉरी नॉट इन आरएनए, ये है नॉट इन आरएनए, हाँ नॉट इन आरएनए। तो मैंने बताया था कि वायरल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए और आरएनए दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या तो डीएनए की फॉर्म में होगी या आरएनए की फॉर्म में होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या बोला है कि सिर्फ डीएनए की फॉर्म में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए की फॉर्म में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है और इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन पे होगा टिक। अब हम बात करते हैं वायरस के जीनोम के बारे में। तो वायरस का जो जीनोम होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, यानी कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक का जो जीनोम होता है उनके कंपैरिजन में छोटा होता है, तो स्मॉलर इन साइज। जैसे कि इसका एग्जांपल है जो लार्जेस्ट जीनोम है वो किसका है? बैक्टीरियोफेज जी का है लार्ज, और कितना है? अप्रॉक्स 670 kbs का है। अब जो वायरस का जीनोम होता है, अब शुरू से ही हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो तरीके का होता है, यानी कि या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। अब ये जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है
सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सर्कुलर में भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। और ऐसे ही आरएनए जो होता है, आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। जनरली जो आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए वायरस की यही खासियत होती है कि ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी होते हैं। जब हम आरएनए के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे उसमें देखेंगे अच्छे से कि ऐसे कौन से वायरस हैं जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में या सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या डीएनए में या आरएनए फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। तो ये है आरएनए और डीएनए के जीनोम। लेकिन जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें एक और खासियत होती है, क्या? जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं वायरस वो भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। अब ये दोनों क्या है? तो देखा हमने आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं वो दो तरह के, पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड। तो पहले इन दोनों को समझने के लिए हमें सेंट्रल डोग्मा का थोड़ा सा ओवरव्यू देखना होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? आपने देखा होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से देन प्रोटीन बनती है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से फ्लो करती है, इसी पूरे को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है। तो अभी फिलहाल सिर्फ ये समझना है कि हमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए भी कौन सा? मैसेंजर आरएनए, और देन आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है? देखा होगा राइबोसोम होता है और एमआरएनए होता है, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यही होता है। तो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए वो होते हैं जो डायरेक्ट राइबोसोम पे जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड एमआरएनए। जबकि जो नेगेटिव स्ट्रैंड एमआरएनए होते हैं वो कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट राइबोसोम पे नहीं जा सकते और ना ही प्रोटीन बना सकते, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड एमआरएनए। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो एमआरएनए होगा पॉजिटिव स्ट्रैंड का वो डायरेक्ट जाएगा राइबोसोम पे और ट्रांसलेशन कर लेगा, यानी कि प्रोटीन बना लेगा। और ये जो प्रोटीन होती है ये किसके लिए यूज की जाती है? ये प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का उसको बनाने में यूज कर ली जाती है, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रैंड को। और जो नेगेटिव स्ट्रैंड होता है ये डायरेक्ट राइबोसोम पे नहीं जा सकता और ना ही ये प्रोटीन बना सकता है। तो पॉजिटिव स्ट्रैंड को हम सेंस भी बोलते हैं, प्लस सेंस या फिर पॉजिटिव सेंस। लेकिन नेगेटिव स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस बोलते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंस, या फिर तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड में। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दी है टाइप्स ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों तरह की होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होती है, लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, सर्कुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं वायरस के शेप को, कि वायरस किस शेप के होते हैं या फिर सिमेट्री। तो जो वायरस की जो सिमेट्री होती है वो मेनली दो तरह की होती है। पहला है आइकोहेड्रल और दूसरी है हेलिकल। आइकोहेड्रल यानी कि स्फेरिकल शेप और हेलिकल यानी कि रॉड शेप। तो स्फेरिकल शेप में किस तरह के होते हैं? जैसे कि आपको अभी डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहा है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि T4 वायरस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, और हेलिकल यानी कि जो रॉड शेप होती है ये किस तरह की होती है, जैसे कि आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रही है। और इसका एग्जांपल TMV वायरस जो कि प्लांट वायरस है एक। तो अब हम बात करते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। वैसे
वैसे तो हम वायरस को बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसके वायरस के जीनोम्स के बेस पे कि डीएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होते हैं, इस बेस पे कर सकते हैं। दूसरा हम एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड के बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो वायरस है उसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो किस पैरामीटर पे किया गया है, होस्ट के ऊपर किया गया है, यानी कि वायरस किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इस पे क्लासिफिकेशन करा गया है वायरस का। तो जो वायरस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरस को हम बोलते हैं प्लांट वायरस। उन वायरस को क्या बोलते हैं हम, प्लांट वायरस। बहुत सारे हैं, जैसे कि टीएमवी वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, टीएमवी का क्या मतलब है, टोबैको मोजाइक वायरस। और दूसरा, जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि एनिमल सेल को एज ए होस्ट यूज करते हैं, तो उन वायरस को हम बोलते हैं एनिमल वायरस। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसमें। अब उसके बाद जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस, और इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। नाम भी सुना होगा बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये है वायरस की मेन क्लासिफिकेशन। अब इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि कुछ वायरस को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाया है। जैसे कि पहला है पाइकोर्ना वायरस, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, आइकोसाहेड्रल इसकी शेप होती है, नेक्ड होता है, एनिमल होस्ट को इन्फेक्ट करता है और पॉजिटिव सेंस प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है पोलियो वायरस, राइनो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस। अगला है ऑर्थोमाइक्सोवायराइडी, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, हेलिकल होता है, एनवलप्ड होता है, एनिमल होस्ट को इन्फेक्ट करता है, नेगेटिव सेंस होता है आरएनए का। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी इसके एग्जाम्पल है। अगला है पैरोवायराइड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, नेक्ड होता है, एनिमल होस्ट होता है और इसका एग्जाम्पल है पर्वोवायरस B19। अगला है एडिनोवायराइड, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, नेक्ड होता है और एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। ऐसे पॉक्स वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इसकी, एनवलप्ड होता है और एनिमल सेल को एज ए होस्ट यूज करता है। तो ये थी आज की वीडियो वायरस के ऊपर एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। और बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी टॉपिक्स को अच्छे से जानने के लिए विद नोट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।